Hello students, welcome back on our YouTube channel. My name is Yogesh Kochar and I'm ready with a new video lecture of our series for class 12th. This is our last chapter guys from our book Flamingo and the title is Going Places, which is written by A.R. Barton. Guys, here you will learn a detailed explanation of the chapter, all important vocabularies, and along with that we would also be discussing all important questions that are frequently asked in the board exam. So guys, tie your belts and here the journey, lesson begins. So students, first of all I want you to understand the meaning of going places. गोइंग प्लेसेस का क्या मतलब होता है बच्चों? गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है गोइंग वेरी फार, गो फार और गो प्लेसेस, मतलब बहुत दूर तक जाना. अब बहुत दूर तक जाने का क्या अर्थ हुआ? बहुत दूर तक जाने का अर्थ हुआ समवन विल बी सक्सेसफुल. अगर हम किसी व्यक्ति को ये बोलते हैं कि ही विल गो फार या ही विल गो प्लेसेस, तो इसका मतलब होता है कि वो जिंदगी में आगे सफल होगा. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे राहुल इज वेरी टैलेंटेड डांसर. राहुल एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर है. ही विल डेफिनेटली गो प्लेसेस और गो फार. इसका मतलब निश्चित तौर पर ही वो अपनी जिंदगी में आगे चलकर बहुत सफल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ऐसी ही एक लड़की की कहानी है जिसका नाम सोफी है और वो भी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहती है. उसके बारे में और भी जानते हैं हम. पहले हम जानते हैं राइटर के बारे में. राइटर A.R. बार्टन है. वो एक मॉडर्न राइटर यानी आधुनिक लेखक है हु लिव्स इन ज्यूरिक, जो ज्यूरिक में रहते हैं. ज्यूरिक बच्चों स्विट्जरलैंड में है. एंड राइट्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखते हैं. इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, जो ये हमारी कहानी है गोइंग प्लेसेस, इसमें कौन सी थीम को एक्सप्लोर किया है A.R. बार्टन ने? एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप. एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग का मतलब होता है टीनेज या किशोरावस्था में जो फैंटेसीज होती हैं, जो इमेजिनेशंस होती हैं, डिजायर्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग. ठीक है, और हीरो वर्शिप का मतलब होता है किसी सेलिब्रिटी को या किसी स्टार को हीरो की तरह वर्शिप करना, अर्थात उसकी पूजा करना. जैसे हमारे आइडियल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, परस्यू करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स या क्रिकेट स्टार्स, मूवी स्टार्स, राइट, तो हम इसे बोलते हैं हीरो वर्शिप. तो यहाँ पे इन दो थीम को एक्सप्लोर किया है A.R. बार्टन. मैं आपको यहाँ पे थीम थोड़ी और एलैबोरेट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली ये लेसन समझ आ जाएगा. ठीक है, एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप, किशोरावस्था या टीनेज में देखे जाने वाले सपने या फिर किसी भी सेलिब्रिटी को, स्टार को हीरो की तरह वर्शिप करना, उसकी पूजा करना. द होल स्टोरी इज अबाउट द अनरियलिस्टिक ड्रीम्स. ये पूरी कहानी किस पर आधारित है? ऐसे सपनों पर आधारित है जो अनरियलिस्टिक है, यानी सच्चाई से कोसों दूर है. दैट हैव लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग ट्रू, जिनके सच होने की संभावना बहुत ही कम है. दिस इज व्हेन डिसअपॉइंटमेंट मेक्स इट्स एंट्रेंस इनटू लाइफ. जब आप ऐसे सपने देखते हैं जिनके पूरे होने की संभावना ना के ही बराबर है, ऐसे वक्त में जब वो सपने पूरे नहीं होते, तो इंसान की जिंदगी में निराशा और उदासी एंटर कर जाती है. द स्टोरी सीम्स टू हिंट दैट इट इज ओके टू ड्रीम. ये कहानी ऐसा लगता है, ये हिंट देती है कि सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपने देखने चाहिए, बट ड्रीम विद लिमिट्स. पर सपने देखने की भी एक लिमिट होती है. सपनों को एक लिमिट के साथ देखा जाना चाहिए. कहने का ये मतलब है कि उसके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए कुछ. ठीक है, उन सपनों को पूरा करने के लिए. इट इज क्वाइट नेचुरल फॉर टीनेजर्स टू हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, स्पेशली व्हेन देयर फैमिलीज आर नॉट वेल ऑफ. ये बिल्कुल स्वाभाविक है टीनेजर्स के लिए इस तरह के अनरियलिस्टिक ड्रीम्स को देखना, खासतौर पर कब? व्हेन देयर फैमिलीज आर नॉट वेल ऑफ, जब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो इस तरह के सपने देखें, इसमें कोई अलग बात नहीं है. इट्स क्वाइट नेचुरल, बहुत स्वाभाविक है. इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये इसलिए है क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, उनका सामाजिक आर्थिक स्थिति, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. किसमें? इन द लाइफ ऑफ द यूथ, युवा पीढ़ी की जिंदगी में. फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को चूज करने में, चुनने में किसी भी परिवार का, किसी भी यूथ के परिवार का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. द फैक्ट ऑफ फैंटेसाइजिंग में लीड टू मिजरीज
इन केस इट इज बियॉन्ड आवर अप्रोच। और कई बार जब हम फैंटेसाइज करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, ड्रीम करते हैं उन सपनों का जो जिनके पूरे होने की संभावना बहुत कम है या हमारी रीच से बहुत ही बियॉन्ड है, परे है, इट इज यूजलेस टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। तो ऐसी स्थिति में ये व्यर्थ है कि हम सपनों के महल बनाएं या हवा में महल बनाएं। ठीक है जी, तो ये इसकी थीम है। यहाँ पे हम एक ऐसी ही लड़की के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके सपने तो जो आम टीनेजर्स हैं उससे भी ज्यादा ऊंचे हैं, या फिर ये कह सकते हो कि रियलिटी से बहुत दूर है। इसमें तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको पूरा पागलपन नजर आने वाला है। जब आप पढ़ेंगे तो बीच बीच में आपको हंसी भी आने वाली है कि इतना हाई कौन सोच सकता है, इतना अनरियलिस्टिक कौन सोच सकता है। तो आइए इस मजेदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो भाई स्टोरी शुरू करने से पहले अब यह समझ लीजिए कि इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो अलग अलग लड़कियों के कैरेक्टर्स में डिफरेंस। पहली तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्रोटोगनिस्ट है इस चैप्टर की जिसका नाम सोफी है वो, और उसके अलावा उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है जैंसी। सोफी और जैंसी के कैरेक्टर्स में डिफरेंस आता है इस लेसन से, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम इज कंसर्न। तो उसको माइंड में रखते हुए ध्यान से समझते हैं। अब कहानी शुरू भी यहीं से होती है कि ये दोनों लड़कियां स्कूल से निकली हैं, स्कूल का अभी ऑफ हुआ है और ये अब घर के लिए निकल पड़ी हैं, और दोनों जो है वो अपने बाजुओं में बाजू डाल करके अपनी आर्म्स को लिंक करके चल रही हैं, बातें कर रही हैं। क्या बातें कर रही हैं, चलिए सुनते हैं। When I leave, Sophie said, coming home from school, I'm going to have a boutique. स्कूल से घर लौटते हुए सोफी ने अपनी फ्रेंड जेंसी से कहा, क्या कहा? व्हेन आई लीव, जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी या स्कूल खत्म हो जाएगा, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, तो मैं एक बुटीक स्टार्ट करूंगी। बुटीक क्या होता है? बुटीक बच्चों ऐसी शॉप होती है जहाँ पे बेसिकली लेडीज के लिए जो कपड़े हैं वो स्टिच किए जाते हैं या सेल किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो वो कहती है कि मैं एक बुटीक स्टार्ट करूंगी। Actually, they are discussing about their future plans after their school. Jancy linking arms with her along the street. Jancy जो कि उसके बाजू में बाजू डाल के चल रही है गली में, look doubtful. अचानक वो उसे डाउटफुल दृष्टि से, एक संदेह भरी दृष्टि से देखती है और क्या कहती है? कहती है takes money off, something like that. ऐसे थोड़ी ना बुटीक स्टार्ट हो जाता है, इसमें पैसा लगता है। ठीक है, आई विल फाइंड इट, सोफी सेड। सोफी ने कहा, मनी तो मैं फाइंड कर लूंगी, भाई पैसों का तो जुगाड़ हो जाएगा। स्टीयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, दूर गली में घूरते हुए या देखते हुए कहा। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। तो जैंसी कहती है, भाई जितना पैसा आपको एक शॉप ओपन करने के लिए, एक बुटीक ओपन करने के लिए चाहिए, उसको जोड़ने के लिए, उसको सेव करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। वेल आई विल बी अ मैनेजर देन। यस ऑफ कोर्स। वो कहती है, तो एक काम करूंगी, तो मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी, मैनेजर की जॉब ज्वाइन कर लूंगी टू बिगिन विद। मतलब अपनी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए पहले मैं मैनेजर की जॉब कर लूंगी, पैसा जोड़ लूंगी। टिल हैव गॉट इनफ, जब तक मेरे पास पूरा पैसा नहीं हो जाता, इनफ पैसा नहीं हो जाता, तब तक मैं मैनेजर की जॉब कर लूंगी। बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। अभी तो बस मैं इतना सोच रही हूँ कि मेरा जो बुटीक है वो दिखने में कैसा होगा, कैसा दिखेगा। They wouldn't make you manager straight off. So off. जेंसी कहती है कि भाई तुम कहीं भी जॉब के लिए जाओगी मैनेजर की, कोई तुम्हें डायरेक्टली मैनेजर की जॉब ऑफर नहीं करेगा, कोई तुम्हें सीधा स्ट्रेट ऑफ मैनेजर नहीं बना देगा, मैनेजर की पोस्ट नहीं दे देगा। I'll be like मैरी क्वांट। अब ये अपने ही सपने में खोई हुई है, मैं तो मैरी क्वांट जैसी बनूंगी। मैरी क्वांट कौन है? मैरी क्वांट एक बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर है जो कि लंदन बेस्ड है। ठीक है, सोफी ने कहा, I'll be a natural। वो कहती है कि मतलब मैं बहुत ही नेचुरल रहूंगी, बहुत ही स्वाभाविक रहूंगी, यानी मेरे नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, मैं बदलूंगी नहीं। ठीक है, वो ये कहना चाहती है कि आई विल ऑलवेज रिमेन सेम इवन आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल, आई विल नॉट डेवलप एनी काइंड ऑफ एटीट्यूड और ईगो। ठीक है, तो वो कहती है कि दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट। यहाँ पे दे कौन है ये समझ लीजिए, दे हैं वो लोग जिनको वो अपने आप को प्रूव करना चाहती है। ठीक है, सोसाइटी के या रिलेटिव्स या उसके फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो कहती है कि वो सभी लोग देखेंगे मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई एटीट्यूड नहीं आएगा। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी हैज एवर सीन। वो कहती है कि मेरे पास इस शहर में सबसे सुंदर, सबसे अमेजिंग शॉप होगी, बुटीक होगा, ऐसा शहर के लोगों ने कभी पहले नहीं देखा होगा। Jancy, knowing they were both earmarked for the biscuit factory,
जैंसी ये बात जान रही थी कि उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को रिजर्व रखा था। ईयर मार्क का मतलब होता है टू कीप फॉर स्पेशल पर्पस और रिजर्व, यानी उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जब उनका स्कूल फिनिश हो जाएगा तो वो लोग जो है कहाँ पे जॉब करेंगे, कहाँ पे वर्क करेंगे, बिस्किट फैक्ट्री में। ये उनका प्लान था। बट सडनली अब ये प्लान चेंज कर लिया है किसने? सोफी ने। ये बात सुनकर के बहुत ही मेलंकली हो जाती है। मेलंकली का मतलब होता है सैड और सोरोफुल, यानी उदास हो जाती है। शी विश्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स। वो ये विश करती है कि सोफी ऐसी बातें ना करे, ऐसे प्लान्स को चेंज ना करे जो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इस तरीके से बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे। अब उसने अपना प्लान चेंज कर लिया है, जिससे जैंसी थोड़ी उदास हो गई है। When they reached Sophie Street, जैंसी said, जब वो सोफी की गली में पहुंचे तो जैंसी ने कहा, It's only a few months away now, सोफ। वो कहती है कि सोफ देखो अब कुछ ही महीने रह गए हैं, कुछ ही दिनों बाद हमारा स्कूल ओवर हो जाएगा। You really should be sensible, कि सोफी तुम्हें थोड़ी अब सेंसिबली बिहेव करना चाहिए, तुम्हें अब थोड़ा समझदार हो जाना चाहिए, ठीक है। They don't pay well for the shop work. You know that. तुम जानती हो कि शॉप वर्क में ज्यादा इनकम नहीं है, ज्यादा पेमेंट नहीं मिलती है। Your dad would never allow it. जैंसी उसे समझाती है कि आपके पिताजी शॉप वर्क के लिए अलाउ भी नहीं करेंगे आपको। लेकिन सोफी कहाँ सुनने वाली थी, वो तो अपने ही सपनों में खोई हुई है। वो आगे कहती है, और एन एक्ट्रेस, या फिर मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट। इस प्रोफेशन में तो बहुत अच्छा पैसा है, रियल मनी है। Yes, and I could maybe have the boutique on the side. वो कहती है कि जो बुटीक वाला मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा पैशन है, उसको मैं साइड प्रोफेशन के रूप में कैरी ऑन रखूंगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, डू दे? अब तुम ही बताओ जैंसी, एक्ट्रेसेस को वैसे भी फुल टाइम काम करना पड़ता है क्या? बताओ। एनीवे, दैट और अ फैशन डिजाइनर, या फिर फैशन डिजाइनर, ये कैसा रहेगा? यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। तुम्हें लगता है ये थोड़ा, तुम्हें कैसा लगता है ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, यानी थोड़ा मॉडर्न या एडवांस है? ये प्रोफेशन थोड़ा अच्छा भी लगता है। मतलब बुटीक से थोड़ा सा हट करके अगर मैं फैशन डिजाइनिंग कर लूं या फैशन डिजाइनर बन जाऊं तो ये थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड लगेगा। And she turned in through the open street door, leaving Jancy standing in the rain. उसके बाद जैंसी को बारिश में खड़ा छोड़कर वो आगे एक डोर आया, ओपन स्ट्रीट डोर, एक गली का दरवाजा खुला हुआ था, उसमें मुड़ गई। अब वो अपने घर में प्रवेश कर रही है, लेकिन जाते जाते वो ये बोल रही है, क्या? इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक। अगर मेरे पास कभी पैसा आया तो मैं एक बुटीक बाय करूंगी, एक बुटीक खोलूंगी। If you ever come into money, you will buy us a blessed decent house to live in. Thank you very much. अब जब वो घर में प्रवेश कर रही है ना, उसके फादर घर में बैठे हुए हैं, उन्होंने उसका ये सेंटेंस सुन लिया कि अगर मेरे पास पैसा आया तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी। तो उसके पिताजी पता है क्या बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास पैसा आया, इफ यू एवर कम इनटू मनी, वो रिपीट करते हुए बोलते हैं इस बात को, तो एक काम कीजिएगा, यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन। थैंक यू वेरी मच। तो आप एक काम कर देना, हमें भी आप एक क्या खरीद देना, एक सुंदर सा अच्छा सा रहने के लिए घर खरीद देना, एक डिसेंट सा हाउस खरीद देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात सोफी के पिता ने कही। Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go. अब सोफी के पिताजी वहां बैठे हुए थे और वो स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई, यानी एक प्रकार की कचौड़ी होती है, उसका नाम है शेफर्ड्स पाई, वो खा रहे थे। चोको पाई आपने सुना होगा, चोको भरा होता है उसमें। ये शेफर्ड्स पाई खा रहे थे और वो जितना अपने मुंह में ठूस सकते हैं, ठूस ठूस के खा रहे थे। एज हार्ड एज ही कुड गो। हिज प्लम्प फेस, प्लम्प मतलब होता है थोड़ा फैट, चौबी फेस, स्टिल ग्रीमी एंड स्वेट। अभी भी वो ग्रीमी था, ग्रीमी मतलब मैसी या डर्टी, और स्वेट मतलब पसीना था, मार्क्ड फ्रॉम द डे, मतलब वो अपने वर्क से लौटे थे और शेफर्ड्स पाई खा रहे थे। उन्हें शायद बहुत भूख लगी थी जो इस तरीके से वो खा रहे थे। अब आगे सुनिए। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डोंट शी दैट, said little Derek, hanging on the back of his father's chair. डेरेक उसका छोटा भाई था सोफी का, वो पिताजी की चेयर से पीछे लटका हुआ था और सोफी के अंदर एंटर करते ही वो पिताजी को कहता है, क्या कहता है? पिताजी, शी थिंक्स, ये सोचती है कि मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, कि पैसा पेड़ पर उगता है। डोंट सी दैट, ऐसा ही है ना पिताजी? इवन छोटे डेरेक तक को पता है कि पैसे कमाना या पैसे अर्न करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। इसीलिए वो पिताजी से कहता है, वैसे भी छोटे भाइयों की आदत होती है सिस्टर के खिलाफ
भरने की। क्या कहता है, पिताजी पिताजी सिस्टर को ऐसा लगता है जैसे पैसा पेड़ पर उगता है ना पिताजी, इस तरीके से वो बोलता है। उनकी माँ जो वहां पर है किचन में, द मदर साई, वो एक गहरी सांस भरती है। साई का मतलब होता है डीप ऑडिबल ब्रीथ एक्सप्रेसिंग सैडनेस और टायर्डनेस, ओह, कुछ इस तरीके से। सोफी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक। अब सोफी अपनी माँ को देखती है, उनकी बैक नजर आ रही है, वो स्टूप मतलब बेंट होकर के सिंक पर, शी इज डूइंग द डिशेज, यानी वो बर्तन धो रही है। लेट मी मिनिमाइज इट एंड शो यू, ज्यादा हो गया, जस्ट अ सेकेंड। देखिए इस तरीके से वो बेंट होकर के क्या कर रही हैं, डिशेस वॉश कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं। तो वो देखती है, वो नोटिस करती है इनकॉन्ग्रुइटी मतलब होता है इनएप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डेलिकेट बॉ विच फास्टेंड हर एप्रन स्ट्रिंग, कि किस तरह उसकी माँ जो है बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, बहुत ही कोमलता के साथ सिंक पर बेंट होकर के काम कर रही है, और जिसकी वजह से उनके एप्रन के स्ट्रिंग्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, टाइट हो गए हैं। ये उसे बड़ा ही इनएप्रोप्रिएट सा, असंगत सा प्रतीत होता है। क्या, द डेलिकेट स्विमिंग बॉ यानी बहुत ही कोमलता से माता जी का झुकना, एंड द क्रुक्ड बैक और उनकी मुड़ी हुई या टेढ़ी कमर। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक, शाम में अंधेरा आ चुका था। इन द विंडोज, विंडोज में से, एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल। अब वो क्या नोटिस करती है बच्चों, यहाँ पे पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड सोफी फील टाइटनिंग इन हर थ्रोट, यानी उसने अपने गले के अंदर एक टाइटनेस या स्टिफनेस को क्यों महसूस किया, उसने चोकिंग क्यों महसूस किया, उसका दम क्यों घुटने लगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है कि जो छोटा सा वो कमरा था उसमें एक स्मॉल सा स्टोव जो है वो जल रहा था, ठीक है, वहां उसमें से स्टीम निकल रही थी, भाप निकल रही थी। ये पिक्चर आप देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, छोटे से कमरे में पूरा स्टीम भर चुकी थी। एंड क्लटर विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल, और पूरा क्लटर्ड मतलब लिटर्ड यानी मेस्डअप, पूरा पूरा जो किचन था या छोटा सा कमरा था वो बिल्कुल मेस्डअप था, बिल्कुल बिखरा हुआ गंदा सा, ठीक है। और वहीं उसके पिताजी, जिनके लिए कहा गया हैवी ब्रीदिंग, बहुत ही हैवीली ब्रीथ कर रहे थे, गहरी गहरी सांसें भर रहे थे, वेस्ट मतलब बनियान पहन करके वहां बैठे हुए थे टेबल के पास। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और गंदे कपड़ों का ढेर जो है वो कॉर्नर में पड़ा हुआ था। इस तरीके से पाइल मैंने ढेर होता है, तो जो गंदे कपड़े थे उनका ढेर एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था रूम के। तो इन सभी दृश्यों को देख करके सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, सोफी को अपने थ्रोट यानी गले में एक टाइटनिंग या स्टिफनेस सी महसूस हुई, उसका दम सा घुटने लगा। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, और उसके बाद वो अपने भाई को देखने के लिए दूसरे कमरे की तरफ चली गई। अब यहां से बच्चों आप उसके परिवार का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक स्थिति है, उसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हो कि उसके पिताजी जब आए तो वो डर्टी एंड मैसी थे, ठीक है, उनके कपड़े गंदे थे, और वो वहां बैठ करके, एक छोटा सा कमरा है जहाँ पे वो लिटर्ड है, पूरा मैसी है वो कमरा भी, और उसकी मदर जो है वो खुद काम कर रही है, उनके घर पे कोई मेड नहीं है। इसके अलावा छोटा सा कमरा है जो पूरा स्टीम से भरा हुआ है। तो ये सारे दृश्य कहीं ना कहीं हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब वेल टू डू नहीं है वो, ठीक है। उसका एक बड़ा भाई है जियोफ, जिसको वो देखने के लिए दूसरे रूम में जाती है, ठीक है। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर, अब उसका भाई जो है वो नेक्स्ट रूम में, अगले कमरे में घुटनों के बल बैठा हुआ है, नीलिंग ऑन द फ्लोर, फर्श पर, टिंकरिंग विद द पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल। टिंकरिंग का मतलब होता है रिपेयर या मेंड करना, यानी वो कोशिश कर रहा है अपने मोटरसाइकिल के पार्ट्स को क्या करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कार्पेट, और उसने उन पार्ट्स को किस पे रखा हुआ है, एक न्यूज़पेपर पे जो उसने कार्पेट पे बिछा रखा है। He was 3 years out of school, an apprentice mechanic. 3 वर्ष हो गए हैं, स्कूल उसका खत्म हो गया, उसके बाद वो एज एन अप्रेंटिस मैकेनिक, अप्रेंटिस मतलब होता है ट्रेनी, यानी अभी वो सीख रहा है एज अ मैकेनिक, वो मैकेनिक का काम सीख रहा है, ये मोटर बाइक है उसकी रिपेयरिंग का काम वो सीख रहा है। और वो कहती है कि ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे, रोज वो अपने वर्क के लिए ट्रैवल करता है, और कहाँ जाता है, टू दी फार साइड ऑफ द सिटी, यानी शहर के किसी बहुत दूर वाले हिस्से में वो अपने काम को सीखने के लिए ट्रैवलिंग करता है। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, अब वो लगभग काफी बड़ा हो चुका है। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ, वो उसकी जिंदगी के
एरियाज ऑफ लाइफ पे सस्पेक्ट करती है यानी डाउट करती है। एरियाज यानी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, उसकी जिंदगी के विभिन्न पक्षों के बारे में, पहलुओं के बारे में वो सस्पेक्ट करती है, सोचती है, डाउट करती है। अबाउट विच शी न्यू नथिंग, जिनके बारे में उसका भाई उसे कुछ भी नहीं बताता है, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती है। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, जिसके बारे में वह कभी नहीं बोला। ही सेड लिटिल एट ऑल, वह अपने आप से बहुत कम बोलता है। एवर वॉलंटरली, यानी अपनी मर्जी से तो वो बहुत ही कम बात करता है। वॉलंटरली यानी विलिंगली, तो वो बहुत कम बात करता है, वो बहुत ही रिजर्व्ड है। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। बच्चों, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब है व्हेन समवन टॉक्स वेरी लेस, जब कोई व्यक्ति बहुत कम बात करता है ना, बहुत रिजर्व होता है, एंड व्हेन ही टॉक्स द वर्ड्स आर वर्दी, तो ये माना जाता है कि अगर वो बात कर रहा है तो उसके शब्द बहुत ही वर्दी हैं, ठीक है, बहुत ही मूल्यवान है। जियो was so silent that words had to be extracted from him, और जियो भी ऐसा ही था, वो इतना शांत था कि उससे बात करना, उसके मुंह से शब्द निकलवाना ये बहुत ही मुश्किल काम था। उसके लिए बहुत ही उसे फोर्स करना पड़ता था, बहुत डिफिकल्टी के साथ मजबूर करके उसे बुलवाना पड़ता था। तभी तो कहा है शब्द तो मतलब इतने मूल्यवान, इतने कीमती, जैसे जमीन से पत्थर उठाने हो, लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इसका क्या मतलब है। एंड शी वाज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और वो उसकी चुप्पी से, उसके साइलेंस से बहुत ही जेलस, बहुत ही ईर्ष्या फील करती थी। When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere. उसका मानना था कि जब वो बात नहीं कर रहा होता था ना, तो मानो वो कहीं कहीं खोया हो, कहीं दूर, आउट देयर इन द वर्ल्ड, एक ऐसे वर्ल्ड में, एक ऐसी दुनिया में, इन दोज प्लेसेस, उन जगहों में, उन प्लेसेस में शी हैड नेवर बीन, जिन प्लेसेस पे, जिन जगहों पे वो कभी नहीं गई। इसका ये मतलब हुआ कि जब वो बात नहीं कर रहा होता था तो उसकी सिस्टर को यानी सोफी को ये लगता था कि वो ऐसे वर्ल्ड या ऐसी दुनिया, ऐसे संसार के बारे में, उन प्लेसेस के बारे में सोच रहा है जहां पर सोफी कभी नहीं गई। अब ये कौन सी जगहें हो सकती थी? वेदर दे वर ओनली दी आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट, हो सकता है कि वो किन के बारे में सोच रहा हो। आउटलाइन मतलब होता है फार अवे या बहुत दूर दराज के जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जिले होते हैं, उनके बारे में सोच रहा हो, या फिर और प्लेसेस बियॉन्ड द सराउंडिंग कंट्री, या फिर वो उन जगहों के बारे में सोच रहा है जो आसपास की कंट्री से दूर हैं। हु न्यू, कौन जानता था। दे अटेन्ड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर। अब ये जो प्लेसेस थे, ये जो जगहें थी, इन सब जगहों ने एक स्पेशल फैसिनेशन यानी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट कर लिया था, अटेन कर लिया था, ऑब्टेन कर लिया था, प्राप्त कर लिया था। किसके मन में? सोफी के मन में। जानते हो क्यों? बिकॉज दे वर अननोन टू हर, क्योंकि ये जगह उसके लिए अननोन थी, ये प्लेसेस, एंड रिमेन आउट ऑफ हर रीच, और इन प्लेसेस पे वो कभी नहीं गई थी, ये उसकी रीच से आउट थे, यानी उसकी पहुंच से दूर थे। कहने का अर्थ हुआ कि सोफी इज जस्ट अ स्कूल गोइंग गर्ल, शी इज अ टीनेजर एंड शी नेवर बीन आउट, वो अपने घर से ज्यादा बाहर नहीं निकली, दूर नहीं गई। और जब वो ये सोचती है कि उसका भाई दूर दराज के इलाकों में जाता है, तो उसके मन में भी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा हो जाती है उन सभी जगहों पे ट्रैवल करने की। ठीक है, क्योंकि ये जगहें उसकी रीच से हमेशा दूर रहे हैं, उसकी पहुंच से दूर रहे हैं, तो वो अपने मन में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर बना लेती है, फैसिनेशन कर लेती है कि वो वहां पर जाए। परहैप्स देयर वर ऑल्सो पीपल, वो सोचती है कि वहां पे लोग भी होंगे। एक्सॉटिक मतलब होता है नॉन नेटिव यानी फॉरेन, यानी वो विदेशी जो लोग होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पीपल, वो इंटरेस्टिंग होंगे। ऑफ हुम ही नेवर स्पोक, जिन लोगों के बारे में उसके भाई ने कभी कोई बात नहीं की। इट वॉज पॉसिबल, वो कहता है ये बिल्कुल संभव था। उसका भाई अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? दो ही वॉज क्वाइट, क्योंकि वो बहुत ही क्वाइट है, शांत है। हालांकि वो शांत है, एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, और ये भी बहुत पॉसिबल है कि वो इजीली नए फ्रेंड्स नहीं बनाता है। शी लॉन्ग टू नो देम, लेकिन वो अपने मन में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर रखती है। लॉन्ग मतलब टू विश, यानी एक इच्छा रखती है क्या करने के लिए? उन लोगों को जानने के लिए, उन नॉन नेटिव लोगों को, उन एक्सोटिक लोगों को जानने की वो इच्छा रखती है, वो उनके साथ फ्रेंडशिप स्ट्राइक करना चाहती है। शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन, वो ये भी विश करती है कि काश वो अपने ब्रदर के अफेक्शन में और भी ज्यादा डीपली एडमिट यानी एक्सेप्ट हो जाए। कहने का ये अर्थ हुआ कि वो चाहती है कि उसके ब्रदर और उसका जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रांग हो, और वो लोग अपने सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ शेयर करें, और उसका भाई जो है वो अपने सीक्रेट्स बताए कि वो कैसे किन किन जगहों पर जाता है, किन किन लोगों से मिलता है, वो अपने राज एक दूसरे को बताएं। इसलिए वो कहते हैं कि वो अपने ब्रदर के इंटीमेसी या लव या फ्रेंडलीनेस में बहुत ज्यादा एडमिट होना चाहती है, एक्सेप्ट होना चाहती है। And that someday he might take her with him, और
अगर वो उसके साथ फ्रेंडली होगा तो एक दिन हो सकता है वो उसे अपने साथ लेके जाएगा। दो देयर फादर फोरबेड इट, वो कहती है हालांकि इस बारे में पिताजी ने बहुत स्ट्रांगली क्या किया हुआ है, प्रोहिबिट किया हुआ है, बैन किया हुआ है, डिनाई किया हुआ है, यानी पिता ने तो बिल्कुल मना किया हुआ है कि इसे बाहर नहीं लेके जाना। एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, लेकिन जियोफ ने पिताजी की इस बात पर अपना कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया है, अपनी कोई हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया है, अपनी राय नहीं दी है। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, वो जानती थी कि पिताजी ये सोचते हैं कि वो अभी बहुत ही यंग है, छोटी है, इसलिए उन्होंने जियोफ को मना किया है। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, और उनका यह भी मानना था कि वो इम्पेशेंट थी। इम्पेशेंट का मतलब होता है बेसब्री, यानी जिसमें सब्र नहीं होता, धीरज नहीं होता। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर, उसका मानना था कि एक बहुत वास्ट वर्ल्ड है, बाहर की दुनिया बहुत विशाल है जो उसके लिए इंतजार कर रही थी। And she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. और ये बात वो बहुत ही इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है ऑटोमेटिकली या बहुत ही स्पॉन्टेनियसली, यानी बहुत ही नेचुरली वो ये मानती थी कि वो जब बाहर जाएगी तो वो कैसा फील करेगी। शी वुड फील एज एट होम देयर, वो वहां पर भी बिल्कुल घर जैसा महसूस करेगी, एज इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन एट होम, जैसा कि वो अपने शहर में करती है जो हमेशा से ही उसका घर रहा है। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, उसका यह मानना था कि बाहर की दुनिया एक एक्सपेक्टेशन के साथ, एक होप के साथ उसका इंतजार कर रही थी, उसके अराइवल का, उसके आने का। शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ, अब वो सॉ मतलब इमेजिन करती है, विजुअलाइज करती है स्वयं को राइड करते हुए, यानी अपने ब्रदर के साथ उसकी बाइक पर राइड करते हुए इमेजिन करती है अपने भाई जियोफ के साथ। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, साथ में वो ये भी इमेजिन करती है कि उसके भाई ने क्या पहना होगा, एक शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, मतलब एक प्रकार की वो जैकेट की बात कर रही है, ब्लैक लेदर्स जैकेट की बात कर रही है। एंड शी अ येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ केप, और उसने क्या पहना होगा, एक येलो कलर की ड्रेस पहनी होगी जिसपे एक प्रकार की केप, केप का मतलब क्या होता है, सच पीस ऑफ क्लॉथ जो आप देख रहे हो ये पीछे जो इस विमेन ने पहना हुआ है, ये केप कहा जाता है इसे, ठीक है। दैट फ्लू आउट बिहाइंड, इसकी इमेजिनेशन की हद तो देखो यार, ये क्या सोच रही है, चलो समझ आ रहा है, ये सोच रही है कि उसका भाई अलग अलग प्लेसेस के बारे में सोच रहा होगा, फिर ये सोच रही है कि वहां पे एग्जॉटिक लोग होते होंगे, ये उनसे मिलेगी, बात करेगी, इसका भाई बात नहीं करता होगा। लेकिन इसकी सोच तो देखो, ये इमेजिन कर रही है कि इसका भाई एक दिन इसे बाहर लेके जाएगा घुमाने, बाइक पर पीछे ये बैठेगी, फिर ये कपड़े भी इमेजिन कर रही है कि उसके ब्रदर ने क्या पहना होगा और ये क्या पहनेगी, ठीक है। इसकी तो इमेजिनेशन, हंसी आ रही होगी आपको, मुझे तो आती है जब मैं ये पढ़ाता हूँ, ठीक है। आगे सुनिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। देयर वाज द साउंड ऑफ एप्लॉज, और साथ में मैं इमेजिन कर रही है कि जब वो अपने ब्रदर के साथ बैठ करके, जब उसका ब्रदर बाइक चला रहा होगा, वो राइड कर रही होगी, तो उसकी जो केप है वो क्या होगी, फ्लू आउट बिहाइंड। आप देख रहे हो ये फोटोग्राफ, ये मैंने गूगल से निकाली है, इस तरीके से उसकी जो केप है, इसकी बात हो रही है, ये फ्लू मतलब उड़ रही होगी हवा से, तेज हवा से, ठीक है। इमेजिनेशन की पराकाष्ठा देखो। There was the sound of applause as the world rose to greet them, और चारों तरफ जो है साउंड होगा किनका, अप्लोज मैंने तालियों का, पूरी दुनिया जो है वो रोज मैंने उठ खड़ी होगी इनका क्या करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए। जैसे रेड कार्पेट पे एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस निकलते हैं ना, और दुनिया पागल हो जाती है उनको देखने के लिए, तालियां बजाने के लिए, ठीक वैसे ही ये भी अपने आप को एज अ सेलिब्रिटी इमेजिन कर रही है कि जब मैं अपने ब्रदर के साथ जाऊंगी तो बाहर जो दुनिया होगी, वर्ल्ड के लोग होंगे, वो हमें देखने के लिए, हमारे स्वागत के लिए, हमें अभिनंदन करने के लिए, ग्रीट करने के लिए अप्लॉज करेंगे, हमारी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, चारों तरफ ऐसा नॉइस, ऐसा साउंड होगा, ठीक है। अब ये तो था उसने जो इमेजिन किया। अब वापस लौट आते हैं ब्रदर जियोफ, जो क्या कर रहा है, जो अपने मोटरसाइकिल के पार्ट के साथ कुछ रिपेयरिंग कर रहा है। He sat frowning at the oily component he cradled in his hands. अब वो वहां बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक ऑयली कंपोनेंट है, मतलब उसकी बाइक का कोई ऑयली कलपुर्जा है, उसको हाथ में लेकर के वो क्रैडल कर रहा है, यानी हिला रहा है। फ्रॉनिंग मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेजर, यानी बहुत ही डिस्प्लेजर के साथ, बहुत ही सैडनेस के साथ वो उसे घूर रहा है।
as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak. ऐसा लग रहा है मानो ये कोई कंपोनेंट ना हो बल्कि छोटा सा एक डम एनिमल हो, एक गूंगा जानवर हो जिसको वो चाहता है कि वो बोले. ठीक है, he was willing it to speak. Guys, here I have something which is very important to tell you that यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन है जियोफ के बारे में आप क्या जानते हैं. तो हमने काफ़ी कुछ उसके बारे में पढ़ा ऊपर और अभी भी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में. तो जियोफ के कैरेक्टर के रूप में आपको एक आंसर प्रिपेयर कर लेना है. फाइन, ठीक है. तो अब वो कॉन्वो स्टार्ट करती है अपने भाई से. आई मेट डैनी कैसी. वो कहती है मैं डैनी कैसी से मिली. अब यहाँ बच्चों बहुत ही मजेदार, बहुत ही खतरनाक बात शुरू होने वाली है. इसने अपनी फैंटेसीज में, अपनी डे ड्रीमिंग में दी थर्ड लेवल जो कि हमारी विस्तार बुक का लेसन है, उसके कैरेक्टर चार्ली को भी पीछे छोड़ दिया. कैसे, सुनिएगा. वो बताती है भाई मैं ना डैनी कैसी से मिली. नाउ हु इज डैनी कैसी? डैनी कैसी इज अ फेमस फुटबॉल प्लेयर एंड ही इज फ्रॉम आयरलैंड. ही इज वेरी हैंडसम. और कहीं ना कहीं यहां से आप ये समझ लीजिए स्टार्ट हो गई है हीरो वर्शिप. ठीक है, एक सेलिब्रिटी के पीछे पागल हो जाना. और यहाँ पे ये पागल से भी ज्यादा पागल हो गई है. कैसे, अब सुनते जाइएगा. तो वो बताती है जब मैं डैनी कैसी से मिली, सोफी ने कहा ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली वेयर. और उसके भाई ने सडनली, एब्रप्टली मतलब सडनली, घूम के कहा कहाँ मिली तुम मुझसे? इन द आर्केड, फनीली इनफ. और उसने काफी फनी तरीके से कहा कि मैं उससे ना आर्केड में मिली. नाउ व्हाट इज आर्केड? बच्चों इस तरह का डोरवे आप देख रहे हो, डोरवे ये वाला, ठीक है, ये आर्च के शेप में है. दिस इज कॉल्ड आर्केड. ये एक ऐसी मार्केट होती है, अगर आपने कनॉट प्लेस का की मार्केट देखी है, इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है, यू कैन रेफर दिस पिक्चर. तो वो कहती है कि मैं आर्केड में मिली. इट्स नेवर ट्रू. अब जियोफ को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ कि वो डैनी कैसी से मिली है. वो कहता है ये सच नहीं हो सकता, बिल्कुल भी ये सच नहीं है. आई डिड टू, यू टोल्ड डैड. वो कहता है क्या तुमने डैड को बताया इस मीटिंग के बारे में? शी शुक हर हेड. उसने अपने हेड को शुक किया, हिलाया. चेस्टेड मतलब होता है फेल्ट लो और सार और ह्यूमिलिएटेड. उसने काफी उदास फेस बना लिया अपना. एट इज अनअवेयरनेस दैट ही वाज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स. कि भाई वही पहला व्यक्ति होता है जिसके साथ वो क्या शेयर करती है, अपने सीक्रेट्स शेयर करती है. और वो ये कह रहा है कि क्या तुमने पिताजी को इसके बारे में बताया? यानी वो ये कहना चाहती है कि यू आर द ओनली वन टू हुम आई शेयर माई सीक्रेट्स. तो इसलिए वो थोड़ा सैड फेस बना लेती है. आई डोंट बिलीव इट. वो कहता है मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारी बात पे कि तुम डैनी कैसी से मिली. इस पर सोफी कहती है देयर आई वाज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडो व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी. कि भाई मैं तो कपड़े देखने गई थी. रॉयस विंडो एक शॉप का नाम है, वहां पे मैं कपड़े देखने गई थी. व्हेन समवन केम, कि तभी कोई आया, एंड स्टूड बिसाइड मी, और आकर के मेरे साथ खड़ा हो गया. एंड आई लुक्ड अराउंड, और जब मैंने देखा, एंड हु शुड इट बी, कौन है ये? बट डैनी कैसी, ये और कोई नहीं बल्कि ये तो डैनी कैसी था, द फुटबॉल प्लेयर. वैसे जो जियोफ है वो भी डैनी कैसी का बहुत बड़ा फैन है. ठीक है, बट इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी ये है. ऑलराइट, ठीक है. व्हाट डज ही लुक लाइक? अच्छा बताओ तो वो कैसा दिखता है? ओह कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक. अरे तुम्हें पता तो है वो कैसा दिखता है. क्लोज टू आई मीन. जियोफ पूछता है मेरा मतलब तुमने तो करीब से देखा है, पास से देखा है. पास से कैसा दिखता है? वेल ही हैज ग्रीन आईज. उसकी हरी हरी आईज हैं, जेंटल आईज, बड़ी ही प्यारी आंखें हैं. एंड इज नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक. वो इतना भी लंबा नहीं जितना तुम सोच रहे होगे. शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट. वो उसके टीथ के बारे में भी कुछ बताना चाहती थी. बच्चों वंडर वर्ड का मतलब तो सरप्राइज या शॉक होता है, बट इंग्लिश लैंग्वेज में वंडर वर्ड जो है वो अलग अलग एक्सप्रेशन के सेंस में यूज किया जाता है. जैसे यहाँ पर उसने क्या महसूस किया, फेल्ट अफ्रेड, या आप कह सकते हो झिझक महसूस की, हेजिटेशन महसूस किया. वो उसके टीथ के बारे में कुछ बताना चाहती थी, बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, पर उसने नहीं बताया. उसने क्यों नहीं बताया ये आपको एट द एंड ऑफ दिस लेसन you'll come to know.